हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और हम आपके लिए बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सेशन लेकर हाजिर है। ये आपके जेआईबी एग्जाम के नजरिए से हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशन ला रही है। आप इन सेशन का हिस्सा बनिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और रफ्तार दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सेशन जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और इस पर्टिकुलर सेशन में हम सारे मॉड्यूल्स से संबंधित एमसीक्यूज एक साथ आपके सामने रखते हैं, जैसे कि आपकी मिक्स प्रिपरेशन होती रहे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास 4th है, आज एक्चुअल में क्लास 4th है और इस क्लास की चर्चा करें तो ये क्लास आपके लिए खास है क्योंकि हम यहाँ पर हर एक मॉड्यूल से संबंधित एमसीक्यूज को आपके सामने रख रहे हैं। आपके पेपर 4 की जो डेट है वो है 16 नवंबर, आखिरी पेपर है। अच्छा खासा गैप भी है इसमें 6 दिनों का, और उससे पहले हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है और साथ साथ में आप पर भरोसा भी है कि आप अच्छे मार्क्स इस पर्टिकुलर पेपर में लाने वाले हैं। ये 4 मॉड्यूल हैं, इन 4 मॉड्यूल से संबंधित ही एमसीक्यूज इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे और जो भी एमसीक्यूज हैं वो क्लास है, वो क्वालिटी एमसीक्यूज हैं आपके लिए रखे गए, जिसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव होंगे, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। मॉड्यूल ए बी सी डी सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बी है, फिर मॉड्यूल डी। ए और सी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग बराबर है। अब शुरू करते हैं सवालों को। पहला सवाल आपके सामने है और ये आज पहला क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल बी से जुड़ा हुआ है। मॉड्यूल बी के अंतर्गत ही डिजिटल बैंकिंग के बहुत सारे टॉपिक्स भी आते हैं और उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पर बात हो रही है चैटबॉट से। पूछा जा रहा है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल बैंकिंग चैटबॉट्स में किया जाता है, which are virtual assistants that can perform a variety of tasks to help customers with their banking needs। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर कस्टमर का कोई इशू है तो उसे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, उसमें उसके पैसे भी लगते थे, साथ साथ में कई बार वो सेटिस्फाइड नहीं होता था। चीज़ों को और बेहतर बनाया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इन चैटबॉट्स को तैयार किया गया है। जिस टेक्नोलॉजी की हम चर्चा कर रहे हैं वो एआई है, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके ही चैटबॉट्स तैयार किए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि केवल बैंकिंग में चैटबॉट यूज हो रहे हैं, हर एक सेक्टर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से इन चैटबॉट्स की मदद से कस्टमर्स अपनी क्वेरीज रेज करता है और इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है वो भी बड़े काम के हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल आमतौर पर फास्ट टैग जो है वहां पर होता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अपने कार्ड को टैप करके पेमेंट कर रहे होते हैं तो ये क्या है, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। एनएफसी के माध्यम से ये पेमेंट्स होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस, देश में एटीएम से संबंधित जो नेटवर्क है, एटीएम नेटवर्क, जिसकी मदद से आप किसी भी बैंक के एटीएम में चले जाते हैं और ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, तो एटीएम नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क, ठीक है, ओके। तो पहला सवाल हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक यूनिट है मॉड्यूल बी के अंतर्गत। दूसरा सवाल यूपीआई लाइट से संबंधित है। यूपीआई लाइट, द पर ट्रांजैक्शन लिमिट इज अप टू मैक्सिमम। अब देखिए, यूपीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर बाद में यूपीआई लाइट लाया गया। लाइट लाने के पीछे मकसद था कि छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए बार बार हमें पिन एंटर ना करना पड़े, हम सीधा स्कैन करके पेमेंट कर लें। तो विदाउट एंटरिंग पिन, विदाउट एंटरिंग पिन, विदाउट एंटरिंग पिन पेमेंट्स होती हैं इस एप्लीकेशन की मदद से, इस फीचर की मदद से। और इसकी मदद से शुरुआत में पहले 200 रुपए आप पेमेंट कर सकते थे, 200 तक का, फिर इसे बढ़ाकर 500 किया गया और इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1000 कर दिया गया है। 1000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन ये लिमिट कर दी गई है और यूपीआई लाइट वॉलेट में आप 5000 तक का कैश रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। अगली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिफोनिंग ऑफ फंड। ये सिफोनिंग ऑफ फंड क्या होता है?
देखिए कई बार कस्टमर बैंक से लोन, जिस लोन के लिए वो एप्लीकेशन दे रहा है, जैसे होम लोन के लिए एप्लीकेशन दिया, बैंक ने उसका होम लोन सैंक्शन कर दिया, बट उस होम लोन के जो रिक्वायरमेंट थी उस जगह उस पैसे का इन्वेस्ट ना करके वो किसी दूसरे पर्पज से उस पैसे का इस्तेमाल करता है। मतलब जिस पर्पज से पैसा लिया गया है उस जगह उसका इस्तेमाल ना होकर कहीं और उसका इस्तेमाल करना, इसे हम सिफोनिंग का नाम देते हैं। The term siphoning of funds should be construed to occur if any funds borrowed from banks are utilized for purposes unrelated to the operations to the borrower। ठीक है, ये सही जवाब है सिफोनिंग का। ए ऑप्शन एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, सीधा पहला सवाल, पहला यहां पर पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आप सभी साथियों को पता है, आप सभी बैंकर्स हैं, जब भी हम रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है सारफेसी एक्ट। एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है यहां से, सारफेसी एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब आया, किससे संबंधित है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू सारफेसी एक्ट, कौन सा ऑप्शन जो है वो सारफेसी एक्ट से संबंधित सही नहीं। सारफेसी एक्ट फुल फॉर्म इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 आया था 2002 में। तो पहला ऑप्शन तो सही है, फुल फॉर्म सही है, आपको याद होना चाहिए। सरफेसी एक्ट 2002 enables banks to reduce their NPA through recovery methods and reconstruction। बात सही है, इस पर्टिकुलर टूल की मदद से, इस पर्टिकुलर एक्ट की मदद से बैंक्स अपने एनपीए को कम करने की कोशिश करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होता है इससे। The SARFAESI Act provides that banks can seize the property of a borrower, जिसने लोन ले रखा है, और वो सिक्योर्ड लोन होना चाहिए, पहली कंडीशन तो है, और बोरोवर जिसके द्वारा लोन लिया गया है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को, बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, उसके लिए उसे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो ये बात सही है, लेकिन जब आप देखेंगे यहां लिखा हुआ इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, तो ये गलत है, ये गलत, ये पॉइंट सही नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन सी जो है वो सही नहीं है। पूछा जा रहा है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और इस नजरिए से थर्ड ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को कि एग्रीकल्चर लैंड पर सरफेसी नहीं लग सकता है, और सरफेसी की कई और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर मोर देन 20% ऑफ द लोन जो है 20% या 20% से ज्यादा बकाया हो, उस केस में सरफेसी इंपोज होता है। ये सारी बातें पता होनी जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, प्रोसेस मॉडल। ये जो टॉपिक है ये आपके 2 यूनिट में देखने को मिलता है, ये मॉड्यूल ए में भी देखने को मिलता है। बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर में, यहां पर हम बिजनेस मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसेस मॉडल की बात कर रहे हैं। प्रोसेस का मतलब जैसे कि कंपनी के द्वारा अपना एक बिजनेस मॉडल सेलेक्ट कर लिया गया, जैसे कंपनी डिपार्टमेंटल अप्रोच पर काम कर रही है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स को सेग्रीगेट किया जाएगा, तो ये तो मॉडल हो गया, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच, ये अप्रोच हो गई। अब जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है विद इन द डिपार्टमेंट वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल है, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड है, या प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड है। जब हम प्रोसेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसे प्रोसेस स्ट्रक्चर के तहत कैटेगराइज किया जाता है। वो 4 टाइप के होते हैं। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल सही है, जहां पर इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एक प्रोडक्ट को ओनली। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल वेयर फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट के अक्रॉस फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड होती है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल कुछ मॉडलाइजेशन के साथ ये ओरिएंटेशन फीडबैक बेस्ड होता है, और जब हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करते हैं प्रीडोमिनेंटली, तो ये एक प्रकार का हाइब्रिड मॉडल होता है जो कि कॉमन इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के अक्रॉस प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा ये 4
तो साथियों थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस कारण से दिक्कत हुई होगी आपको। मैं एक बार सारी बातों को समझा देता हूं फिर से। जब हम बात तो साथियों यहां पर जो सवाल है वो सवाल बहुत खास है, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम से संबंधित एग्जाम में सवाल बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआईओएस की जब बात करते हैं तो पूछा जाता है कि वो कौन सी 3 पुरानी स्कीम्स हैं जिनको मर्ज किया गया, इंटीग्रेट किया गया। तो पहली स्कीम 2006 में आई थी, बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे। फिर एनबीएफसी ओम्बड्समैन लाया गया 2018 में, और डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित ओम्बड्समैन लाया गया 2019 में। इस तरीके से फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी का फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगली बात है यहां पर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जहां पर इन्वेस्टर के द्वारा, कस्टमर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है अमाउंट, और उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उसमें से एक छोटा अमाउंट, एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दें जिस पर वो रेगुलर विड्रॉ कर सके, जिससे उनकी स्टेडी इनकम जनरेट होती रहे और उसका इन्वेस्टमेंट भी बना रहे। इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट लमसम इन अ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट 10 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया गया है, और उसमें एक अमाउंट सेट कर दिया गया है विड्रॉ करने के लिए रेगुलरली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी गई है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, या एसडब्ल्यूपी। देखिए यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, तो ये कौन सी स्कीम है? एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी इज द करेक्ट आंसर। इसके कई फायदे, एसडब्ल्यूपी के कई फायदे। तो सबसे पहले तो फायदा क्या है? आपका फायदा यहां पर है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी चीज यहां पर है ग्रोथ, जो कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो ग्रो करेगी, ग्रोथ इन कैपिटल। एंड द थर्ड वन इज द स्टडी इनकम, आपकी इनकम भी जनरेट होती रहेगी। स्टडी इनकम, इनकम साथियों अगला सवाल जो है वो है लोन अकाउंट से संबंधित, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट जो पेमेंट है, या फिर कोई भी इस प्रकार का अमाउंट जो है जो पे किया जाता है एक तरह से एक बोरोवर के द्वारा रेगुलर पेमेंट की जाती है, या तो फुली या फिर पार्शली वो ओवर ड्यू हो गई है, और उसे ओवर ड्यू हुए 31 दिन से 60 दिनों के बीच में टाइम हुआ है। इस प्रकार के अकाउंट को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? ऐसे अकाउंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे में 0 बोलते हैं, 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार के अकाउंट्स की, तो इसे बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट्स। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आपको देखने को मिल रहा होगा, मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट्स, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी साथियों। मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट्स और SMA 0, SMA 1, SMA 2, ये कैटेगराइज किया गया। SMA 0 1 से 30 दिन तक अमाउंट ड्यू है आपका, 31 से 60 दिनों के लिए ड्यू है, 61 से 90 दिनों के लिए ड्यू है। तो इस तरह से देखा जाए सही जवाब क्या होना चाहिए? SMA 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बातें चलती हैं। सबसे पहली चीज रिटर्न की बात करते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा हमें, क्या रिस्क है। अब ये दो तो मेन है, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ में सेफ्टी की बात आ जाती है। मतलब आपने जो मार्केट में कोई रिस्क आ गया, जितना इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट उतना वापस मिल जाए। तो रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, ये सारे फीचर मतलब इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट के तौर पर आते हैं। अगली बात, 10वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए वेल्थ मैनेजमेंट के गोल्स की बात की जाए, ऑब्वियस सी बात है, वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसकी वेल्थ को एनहेंस करना, साथ साथ में रिस्क को मिनिमाइज करना, और फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो वेल्थ है उसे सिक्योर रखना। ये सब चीजें क्या है? देखिए पहले मैक्सिमाइजिंग वेल्थ, ensuring financial security, protecting assets for future generations,
इन्वेस्टमेंट इन रिस्क कैरिंग इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये जो है ना चौथा, ये हम बिना पूछे नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के पोटेंशियल पर, रिस्क पोटेंशियल है, रिस्क एपिटाइट है उसका, तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आंसर। तो साथियों इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हुई इसके लिए एक्सप्लेन, सॉरी फिर से बोल रहा हूं मैं। जब हम बात करते हैं जीआईबी एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन की, वो है जीआईबी महापैक। जीआईबी महापैक की खास बात यह है कि आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, फाउंडेशन बैच से लेकर क्रैश कोर्स तक के बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, चारों पेपर कवर किए जाते हैं, मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सब आपको मिलेगा। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध हैं, 6 मंथ 2799, 1 ईयर 3999, 2 ईयर 5999। ठीक है, आपके लिए ऑफिसर जीआईबी फाउंडेशन बैच आ रहा है और ये बैच कल से शुरू हो रहा है, 23 तारीख से। हमारी क्लास जो है शाम को 5 बजे होगी। जीआईबी एमसीक्यू बैच की बात करें तो ये 2499 में है, ये 28 तारीख से शुरू होगा। जीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 मात्र 1999 में उपलब्ध है आपके लिए। इंडिविजुअल बैचेस 799 में आपके लिए उपलब्ध हैं। और जब बुक्स की बात की जाती है, सबसे खास बात, बुक्स आपके लिए अवेलेबल है मात्र 1224, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। चारों बुक्स इसके अंतर्गत आती हैं, चारों पेपर की। आप चाहे तो इंडिविजुअल बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर सवालों को पूछिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।